हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे केयर ऑफ कैंसर पेशेंट। एक बड़ा टॉपिक है, लगभग 20 नंबर में पूछा जाता है कई बार डायरेक्ट। तो एक तो ये मानो आप कि अगर 20 नंबर में अगर पूछा गया तब तो अपने को पूरा लिखना है, लेकिन अगर 10 नंबर में केयर ऑफ कैंसर पेशेंट पूछ ली तो क्या करोगे। इसके अंदर तो 9 पेज है मेरी PDF में, तो 9 पेज में से 8 पेज तो आप भर दोगे भाई। अगर 20 नंबर में पूरा पूछा तो 10 नंबर में पूछा तो कितने भरोगे? 4 पेज। अब 4 पेज कैसे करोगे इसके? तो इसके अंदर जो है ना, कैंसर के बारे में भी बताया गया कि कैंसर क्या होता है, टाइप ऑफ कैंसर कौन से होते हैं, किस टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के। तो उस वाले पार्ट को आपको छोटा करना है। बाकी जो मेन पार्ट है केयर ऑफ कैंसर, रियल में जो पार्ट है कैसे पैलिएटिव केयर की जाती है, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, वो आपको अच्छे से लिखना है। और ये वाला पार्ट है वो कम कर देना है, तब जाके आप 10 नंबर से सही मतलब कर पाओगे। तो ये पेशेंट स्टूडेंट के ऊपर बात होती है, मतलब अगर वो स्मार्ट तरीके से सोच पा रहा है, तरीके से काम कर पा रहा है, तो अच्छे खासे नंबर बना सकता है फिर वो, क्योंकि टॉपिक तो वही रहने वाले, चीज़ें तो वही रहेंगी, बस आपको छोटा बड़ा करना आना चाहिए। ठीक है। और ये ऐसा बोलते हैं कि जैसे अगर आप ये मानो आप कि इतना सारा पढ़ोगे ना आप, इतना सारा, तब आप इतना लिख पाओगे। तो इसलिए पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ये केयर ऑफ कैंसर पेशेंट। चलिए, कैंसर क्या होता है? अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होती है। ये तो अपन ने बेसिक चीज़ है भाई, सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, वो मतलब अनकंट्रोल्ड मैनर में, कोई कंट्रोल ही नहीं है और ग्रोथ होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं कैंसर। उस चीज़ को कैंसर वो मैनी टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, जिसमें किस किस को इंक्लूड किया जाएगा। देखो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, मेमोग्राफी वगैरह करते हैं अपन चेक करने के लिए। स्किन कैंसर है, ठीक है। लंग कैंसर है, कोलन कैंसर है यानी आंत का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, लिम्फोमा है ना, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कैंसर हो गया। तो फिर उसको क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे। इतने टाइप के कैंसर होते हैं। कैंसर की छोटी सी डेफिनेशन है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ। अब कैंसर के इसने सिम्टम बता दिए कि कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं कैंसर के। अगर कैंसर किसी पेशेंट में, तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अनयूजुअल ब्लीडिंग, भाई कहीं से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, अनयूजुअल, बार बार। मासेज हो सकते हैं, बॉडी पे मास दिखेंगे अपने को, लेजाइन जिसको बोलते हैं। उसके बाद में प्रोलॉन्ग्ड कफ, लंबे टाइम तक किसी को कफ अगर बना है तो उसकी भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड वॉइस चेंज, अगर किसी की वॉइस चेंज हो रही है लंबे टाइम तक, है ना, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी हो सकता है कैंसर में, कैंसर के सिम्टम हो सकता है उसमें। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब उसका वेट लॉस हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, अच्छा खासा खा पी रहा है लेकिन फिर भी वेट लॉस अगर हो रहा है तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। बाउल मूवमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, जैसे पेट ठीक नहीं रहता, लंबे टाइम से ऐसे चल रहा है ना, सब ट्रीटमेंट करके देख लिया पेट की जो रिलेटेड हो सकते हैं, आंत से रिलेटेड वगैरह, फिर भी अगर पेट सही से काम नहीं कर रहा है, बाउल ठीक से काम नहीं कर रही, आंतें सही से काम नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ब्लेडर जो है वो अपना फंक्शन चेंज कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है ब्लेडर, है ना, तो उस कंडीशन में भी आपका ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो इतने सारे सिम्टम अगर किसी पेशेंट के अंदर दिख रहे हैं या इनमें से भी कोई एक एक दिख रहा है तो मे बी कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। ब्लीडिंग अनयूजुअल, मासेज, प्रोलॉन्ग्ड कफ है, प्रोलॉन्ग्ड वॉइस चेंज है, प्रोलॉन्ग्ड या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, चेंज इन बॉल मूवमेंट है, चेंज इन बॉल मूवमेंट है, चेंज इन ब्लैडर फंक्शन है। ये इतने सारे अगर किसी पेशेंट के अंदर सिम्टम हैं, देन हो सकता है क्या हो? ट्यूमर हो, कैंसर हो। अब कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। डिटेल नहीं इन द सेंस, थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक ही अपना कैंसर से रिलेटेड, तो फिर बात करनी पड़ेगी। कैंसर को डायग्नोस करने के लिए मैनी टेस्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, जिसमें CT स्कैन करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, मेमोग्राफी हो सकती है, PEP टेस्ट हो सकता है, कोलोनोस्कोपी हो सकता है, डेफिनाइट डायग्नोसिस हो सकता है, मतलब कोई डेफिनाइट डायग्नोसिस करना है एकदम प्रॉपर, केवल सस्पेक्टेड कैंसर टिश्यू के बायोप्सी सैंपल से किया जाएगा। अगर अपने को निश्चित तौर पे ही देखना है कि कैंसर है या नहीं, एकदम क्लियर हो जाना है, तो फिर अपन बायोप्सी करवानी पड़ेगी। उससे एक्यूरेसी मिलती है अपने को कि परफेक्टली पता चल जाएगा कि भाई है या नहीं। बाकी तो ये कैंसर का डायग्नोसिस में CT, MRI, PEP या मेमोग्राफी, कोलोनोस्कोपी, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये डायग्नोसिस हो गया। फिर स्टेजिंग ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टेज होती है ना 4, उसके बारे में बात करेंगे। तो
सस्पेक्टेड कैंसर टिश्यू के बायोप्सी रिजल्ट अगर आ गए हैं तो उससे डिटरमाइन करेंगे आप, मतलब बायोप्सी करवा ली अपन ने, तो बायोप्सी के रिजल्ट जब आएंगे तो उससे स्टेज पर पता चलेगी कि कौन सी स्टेज का कैंसर है, जिसमें कैंसर के टाइप को एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर को वेरीफाई किया जाएगा। मतलब किस टाइप का कैंसर है बायोप्सी रिजल्ट बताएगी, और कितना फैल चुका है ये भी बायोप्सी रिजल्ट बताएगी। स्टेजिंग के लिए 0 से 4 नंबर दिए जाएंगे, है ना। स्टेजिंग के लिए 0 से 4 नंबर देंगे। स्टेज 4 होती है वो मोर सीवियर स्टेज होती है कैंसर की, सबसे डेंजर वाली स्टेज है वो स्टेज 4 होती है, सबसे लास्ट होती है वो। तो फिर स्टेजिंग है वो बायोप्सी रिजल्ट से अपन देंगे, है ना। कितना फैला हुआ है, किस टाइप का कैंसर है और कौन सी स्टेज है, ये अपन बायोप्सी से ही पता कर पाएंगे, ये बायोप्सी रिजल्ट आने के बाद में। कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी को इंक्लूड किया जाएगा, है ना। इसके अलावा भी थेरेपी होती है, हार्मोन थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, और भी थेरेपी होती है एडिशनल में, ठीक है। तो वो अलग है, बट मेन 3 टाइप की होती हैं, जो केमिकल यानी दवाई दे के कर सकते हैं, जो रेडिएशन से कर सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। 3 टाइप की मेन होती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में देखो, कैंसर का ट्रीटमेंट टाइप ऑफ कैंसर पे और स्टेज ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है, मतलब किस टाइप का कैंसर है इंसान को और कौन सी स्टेज चल रही है, इस बात पे ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा। मोस्ट कॉमनली ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी शामिल किए जाएंगे। तो मोस्ट कॉमनली तो ये होता है ट्रीटमेंट के अंदर, है ना, 3 टाइप के। सबसे पहले सर्जरी की बात करते हैं। कैंसर ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए सक्सेसफुल मेथड है अगर कैंसर बॉडी के अदर पार्ट में स्प्रेड नहीं हुआ तो, मतलब किसी पार्ट में कैंसर था किसी ऑर्गन के ऊपर और वो अदर ऑर्गन में नहीं फैला था, अदर बॉडी पार्ट में नहीं गया था, तब तक तो अपन सर्जरी वो सबसे सक्सेस मानी जाती है, क्योंकि फैला नहीं है तो निकाल सकते हैं काट पीट के। लेकिन फैल गया फिर दिक्कत हो जाएगी। रेडिएशन थेरेपी सेकंड नंबर पे आता है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर ट्यूमर को ट्रीट करने का वेरी इफेक्टिव मेथड है, ये भी अच्छा खासा इफेक्टिव मेथड है ना, प्रभावी तरीका है। डोज की हाई रेडिएशन डैमेज करेगी कैंसर सेल के डीएनए को। सुबह सुबह अच्छा खासा बैकग्राउंड हो ही जाता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये। तो डोज की हाई रेडिएशन जाएगी, मतलब हाई रेडिएशन वाली डोज जाने वाली है, जो कि कैंसर सेल के डीएनए को, मतलब टारगेट कौन है, डीएनए सेल का, है ना, उसको वो क्या करेगी, डैमेज करेगी, मारेगी उसको। इससे नॉर्मल सेल भी इफेक्ट होंगे बट वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगी। भाई देखो, रेडिएशन दोगे तो नॉर्मल सेल भी तो उस चीज़ से प्रभावित होने वाली, पर नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेती हैं, है ना, वो रिकवर कर लेंगे, जल्दी तो नहीं करेंगे, वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो कैंसर सेल होती है उसका डीएनए जल्दी ग्रोथ करता है, उसमें ग्रोथ जल्दी उसमें होती है कैंसर सेल में, इसलिए वो जल्दी मारा जाता है ना। जो चीज़ जल्दी ग्रोथ करेगी वो जल्दी डैमेज भी होगी, क्योंकि जो सेल साइकिल मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, रेडिएशन थेरेपी जो सिलेबस अपन करेंगे, तो उसके अंदर सेल का साइकिल है और सेल बायोलॉजी जो होती है ना, उसके अंदर लिखा होता है कि कौन सी जो स्टेज होती है सेल साइकिल की, जो सबसे मोस्ट सेंसिटिव होती है, जो सबसे कम सेंसिटिव होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे डीएनए बार बार रेप्लिकेशन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी नई सेल बन रही है, इसलिए उसका डीएनए सेंसिटिव होगा, सीधी सी बात है, तो जल्दी किल होगा वो। तो इसीलिए तो इसने बोला है कि नॉर्मल सेल भी अफेक्ट होंगी पर वो इतनी इफेक्ट नहीं होंगी और अपने आप को रिपेयर कर लेंगे अगर अफेक्ट होंगी तो, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी के अंदर ये सीन हो जाएगा। फिर आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाएगा एंड केमिकल का यूज़ किया जाएगा। कैंसर सेल को मोस्ट फास्टली ग्रो करते हैं देन नॉर्मल सेल। कीमोथेरेपी ड्रग को साइटोटॉक्सिक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहा जाता है, इनको ओरली या फिर आईवी द्वारा दिया जाता है। तो ये इसका एक और नाम है, साइटोटॉक्सिक एंटी नियोप्लास्टिक, ठीक है। साइटोटॉक्सिक जो कैंसर कोज करता है ना, एंटी नियोप्लास्टिक जो कि जो नियोप्लाज्म है या फिर कैंसर है उसको एंटी रोकने वाली मेडिसिन, है ना। तो ड्रग ट्रीटमेंट है ये, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, कैंसर सेल जो फास्टली ग्रो करती हैं देन नॉर्मल सेल। कीमोथेरेपी ड्रग को साइटोटॉक्सिक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कहते हैं, ओरली दे सकते हैं या फिर आईवी के द्वारा दे सकते हैं, इंट्रावेनस की हेल्प से दी जा सकती हैं। तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी 3 मेथड इंपॉर्टेंट हैं जो नॉर्मली किए जाते हैं। उसके बाद में कैंसर फॉलोइंग से इन्फ्लुएंस होगा, है ना, किस किस चीज़ से प्रभावित होता है कैंसर। एक तो पेशेंट की एज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट का जेंडर क्या है, मेल फीमेल है, उस चीज़ से भी डिपेंड करेगा। उसके बाद में पेशेंट का इन्वायरमेंट कैसा है ना, आसपास का वातावरण कैसा है, कहीं एक्सपोजर केमिकल ऐसे तो नहीं है जो एक्सपोजर हो, कोई गैस वगैरह इनहेल कर रहा हो ना, कोई फैक्ट्री वगैरह तो नहीं लगी आसपास, तो उस चीज़ से भी फिर वो क्या करेगा, अपना डिपेंड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। पेशेंट की डाइट कैसी है और उसकी आदतें कैसी हैं, उस चीज़ से भी प्रभावित होगा।
पेशेंट की जेनेटिक हिस्ट्री कैसी है, मतलब उसके जीन कैसे हैं, है ना, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उस चीज़ से भी प्रभावित होगा। कैंसर की स्टेज कौन सी है और ट्रीटमेंट का टाइप कौन सा है। तो ये जो है वो कैंसर को इन्फ्लुएंस करने वाला है ना, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ। अब टाइप ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज़ें अपने को छोड़नी पड़ेंगी अगर 10 नंबर में आएगा। तो टाइप ऑफ कैंसर आप नॉर्मली लिख सकते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ये सब चीज़ें, है ना, लिम्फोमा, ये सब चीज़ें आप नाम लिख सकते हैं, इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है फिर 10 नंबर में। तो सबसे पहला कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप स्किन कैंसर होता है, उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो कि यूजुअली स्किन व टिश्यू सेल्स में फॉर्म होता है। स्किन के अंदर हो सकता है और टिश्यू सेल में हो सकता है ना, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। इंटरनल ऑर्गन की सरफेस को कवर करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन वाली जो सरफेस होती है उसको कवर करने का काम करते हैं ये टिश्यू। इसके अलावा ग्लैंड को भी कवर करते हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको कवर करने वाली सरफेस के भी ऊपर भी हो सकता है। इसके टाइप कौन से, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर, ये टाइप है। लीवर कैंसर हो सकता है, किडनी से रिलेटेड हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ये किसके टाइप है, कार्सिनोमा के। स्किन कैंसर, टिश्यू कैंसर, है ना। कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल में डेवलप होगा, तो कार्सिनोमा वो एपिथेलियल सेल में डेवलप होता है। बहुत सारे के सेल के टाइप होते हैं, तो उसमें से एपिथेलियल वाली सेल में वो होने वाला है। अब इसके टाइप हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो इसको स्किन कैंसर बोल रहे हैं, एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड, है ना, और ऑर्गन की जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं उनके अंदर हो जाना। रीनल सेल कार्सिनोमा, किडनी कैंसर। डक्टल सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट में डक्ट से रिलेटेड हो जाए तो डक्टल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। ये सारे के सारे टाइप हैं किसके, कार्सिनोमा के। उसके बाद में आता है सार्कोमा। व्हाट इज सार्कोमा, ये कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप होगा। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो जोड़ बनाती हैं। तो सार्कोमा क्या होगा भाई, सार्कोमा जो होगा वो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू में डेवलप होगा, जैसे बोन हो गई, है ना, कार्टिलेज होगी, फैट होगी, ये सब। तो देखो कनेक्टिव, वेस्कुलर, वेस्कुलर क्यों बना, खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी तो कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसलिए इसने वेस्कुलर बोला है। ब्लड वेसल होगी, वो भी कनेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली चीज़ें, वो सार्कोमा में आती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में डेवलप होगा लाइक बोन, कार्टिलेज, फैट, वेस्कुलर, यानी कि फैट, मसल, नर्व्स, टेंडन, जॉइंट, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल में डेवलप होने वाली चीज़ें। तो वेसल आ गई सारी की सारी, ब्लड आ गई, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, इसके अलावा जॉइंट के अंदर, टेंडन के अंदर, है ना, कार्टिलेज वगैरह होगी, नर्व्स के अंदर, और फैट और मसल के अंदर सार्कोमा डेवलप होने वाला है। टाइप ऑफ सार्कोमा, कितने टाइप के होता है इस सार्कोमा, एंजियो सार्कोमा, एंजियो सार्कोमा ब्लड वेसल की वॉल के अंदर होता है। बोन सार्कोमा बोन में होता है। कॉन्ड्रो सार्कोमा कॉन्ड्रोसाइट या कार्टिलेज में होता है। लिम्फो सार्कोमा जो फैट में होता है, लिम्फो नहीं, लिपो लिपिड से रिलेटेड, इसलिए फैट सेल में डेवलप होगा लिपो सार्कोमा। तो बोन सार्कोमा बोन में, कॉन्ड्रो सार्कोमा कार्टिलेज में, लिपो सार्कोमा फैट में, ठीक है, फैट सेल में। फिर आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्लड सेल का कैंसर हो जाए। लिम्फोमा किससे रिलेटेड, लिम्फेटिक सिस्टम से, ठीक है। तो ये इतने टाइप के कैंसर बेसिक अपने बता दिए। अब साइड इफेक्ट क्या है, ट्रीटमेंट देने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं भाई। ट्रीटमेंट के बाद आप देखते हो ना, बाल वगैरह झड़ जाते हैं, है ना, वेट वगैरह कम हो सकता है, फटीक हो सकती है, थकान वगैरह हो सकती है। तो उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या होंगे, देखो, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट करती हैं भाई। बाकी सर्जरी तो निकाल ही देंगे अपन नॉर्मली, तो उसकी सर्जरी इतने साइड इफेक्ट नहीं करेगी। ये जो है रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, ये साइड इफेक्ट कोज करने वाले, फटीक, थकान। थेरेपी कोज करेगी वीकनेस, यानी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, है ना, हेयर लॉस हो सकता है। थेरेपी डिस्ट्रॉय करेगी हेयर सेल को अलॉन्ग विद कैंसर सेल। कैंसर सेल के साथ साथ में थेरेपी देने से अपनी क्या हो जाएगी, जो हेयर सेल हैं, है ना, बाल होते हैं, वो भी झड़ जाएंगे। फिर आता है एनीमिया, भाई ब्लड लॉस हो गया तो एनीमिया भी हो सकता है। थेरेपी कोज करेगी लो ब्लड सेल काउंट को, है ना, लो ब्लड काउंट हो जाएगा पेशेंट के अंदर। इसके अलावा नोजिया, चक्कर आना, वोमिटिंग, उल्टी, वेट लॉस हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, स्टिफनेस आ सकती है, स्टिफनेस, है ना, जोड़ों के अंदर स्टिफनेस आ जाना। इसके अलावा पेन हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, यानी माल फंक्शन ऑफ नर्व सेल, न्यूरोपैथी जो नर्व सेल से रिलेटेड पैथी हो जाए, पैथोलॉजी, तो माल फंक्शन हो जाना। अब केयर कैसे करेंगे कैंसर पेशेंट की, वो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। कैंसर पेशेंट की केयर कैसे करनी है अपने को, तो जब कैंसर को डायग्नोस किया जाएगा, है ना, डायग्नोसिस कर लिया कि इसकी कैंसर है ही,
तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसको स्पेशल पेलेटिव केयर की भी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अपने को ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन साथ में पेलेटिव केयर भी देनी पड़ेगी उसको। जो पेलेटिव होते हैं वो एडिशनल केयर होते हैं साथ में दी जाने वाली, मतलब क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट है वो नंबर ऑफ साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए उसको पेलेटिव केयर देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पेलेटिव केयर आप ध्यान रखना। पेलेटिव केयर कौन देगा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर दे सकता है, जो सोशल वर्कर होते हैं ना, सामाजिक काम करने वाले, वो दे सकते हैं, फैमिली मेम्बर दे सकते हैं। पेलेटिव केयर प्रोवाइडर एक्ट करेंगे एज ए ब्रिज बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। भाई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करने के लिए जो नॉर्मल थेरेपी है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में जो पेलेटिव केयर है पेशेंट को वो देनी भी ज़रूरी है। तो वो कौन दे रहा है? वो फैमिली मेम्बर दे सकते हैं, वो सोशल वर्कर दे सकते हैं, वो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर दे सकता है, ये सब देंगे, है ना। तो वो किसकी तरह काम कर रहा है? ब्रिज की तरह काम करता है, एक बीच में ब्रिज बना हुआ है पेलेटिव केयर देने वाला। WHO क्या कहता है पेलेटिव केयर के बारे में? WHO के अनुसार पेलेटिव केयर क्या होती है? यह एक अप्रोच है जो इम्प्रूव करेगी क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट एंड उसकी फैमिली की, जो फेस कर रहे हैं, किस चीज़ को फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो एसोसिएटेड है विद द लाइफ। भाई लाइफ से एसोसिएटेड कौन सी प्रॉब्लम है? कैंसर। तो कैंसर से जो फेस कर रहे हैं जो फैमिली मेम्बर, जो पेशेंट, उस चीज़ से अपने को जो इम्प्रूवमेंट देना है वो कौन देगा? पेलेटिव केयर देगी, है ना। तो इस टाइप की अप्रोच होगी, एक टाइप की अप्रोच है ना, जो इम्प्रूव करेगी लाइफ की क्वालिटी को, है ना, पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी, उसकी फैमिली की लाइफ की क्वालिटी को, जो कि कैंसर से फेस कर रहे हैं। थ्रेटनिंग इलनेस से, है ना, थ्रेटनिंग इलनेस जानलेवा बीमारी से, थ्रू दी प्रिवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन से, है ना। प्रिवेंशन करना यानी सावधानियाँ रखना, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब पहले पहचान करके। इसके अलावा पेन से, पेन हो सकता है पेशेंट को, उससे ट्रीटमेंट करके। इसके अलावा अदर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल से। तो किस किस टाइप की जो पेलेटिव केयर हो सकती है? वो हो सकती है फिजिकल दे सकते हैं आप, फिजियोलॉजिकल दे सकते हैं आप, स्पिरिचुअल धार्मिक टाइप की दे सकते हैं आप, है ना, इस टाइप की दे सकते हैं। ये सारी की सारी पेलेटिव केयर में आती हैं। पेलेटिव केयर ट्रीटमेंट के साथ में काम करेगी, देखो ट्रीटमेंट के साथ में वर्क करती है। ये प्रोवाइड करेगी रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स एंड स्टेप्स से ऑफ द इलनेस। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या करेगी? रिलीफ प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो थकान है मतलब उसको दूर करेगी वो इस चीज़ की। मतलब मेंटली भी हो सकती है थकान, या फिर फिजिकली भी थकान हो सकती है, दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन हो सकती है। तो पेलेटिव केयर उस चीज़ को क्या करेगी? ठीक करेगी, है ना। वो ट्रीटमेंट के साथ में वर्क करती है। इसलिए पेशेंट जो रिसीव करेगा पेलेटिव केयर अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट ऑफन लेस सिम्टम होंगे उसके। मतलब जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ में पेलेटिव केयर भी मिलेगी, उसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम है वो कम मिलेंगे आपको, साइड इफ़ेक्ट कम मिलेंगे उसके, क्योंकि वो अच्छे से रह पा रहा, दिमाग की रूप से भी। मतलब उसको टेंशन तो होती है अपनी जान का, थोड़ी सी यूँ होती है कि हाँ भी मेरी जान नहीं चला जाए कैंसर की वजह से। तो पेलेटिव केयर उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, फिर वो बचाती है उसको, उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं आने देती, मेंटली उसको ठीक रखती है, अच्छी नींद आती है, फिर उसको बेटर क्वालिटी लाइफ करती है, और ट्रीटमेंट से मोर सेटिस्फाइड हो जाएगा वो बंदा जिसको पेलेटिव केयर मिल रही है ट्रीटमेंट के साथ में। उसमें सिम्टम कम होंगे, उसकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, उसमें ट्रीटमेंट से वो अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा। ये उसमें पेलेटिव केयर हेल्प करने वाली है। अब डिफरेंट एरियाज ऑफ पेलेटिव केयर ऑफ कैंसर पेशेंट, मतलब कौन कौन से टाइप से आप दे सकते हैं पेलेटिव केयर। सबसे पहले मेडिकेशन सपोर्ट, आप उसको दवाई दे दो, ठीक है, अच्छे से। तो मेडिकेशन सपोर्ट मतलब मेडिसिन देना, मेडिसिन से सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रिलैक्सेशन सपोर्ट, रिलैक्सेशन का मतलब उसको रिलैक्स करवा के आराम से उसको, उसके दिमाग को शांत करवा के मेडिटेशन वगैरह करवा के, वो होता है रिलैक्सेशन करवाना। मेडिटेशन करवाते हैं जनरल रिलैक्सेशन में। फिर आता है इमोशनल सपोर्ट, भाई डर लगता है, डर के साथ में टेंशन हो जाती है ना, इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया क्या होगा, तो अपन इमोशनली उसको सपोर्ट करेंगे। स्पिरिचुअल यानी धार्मिक सपोर्ट कर सकते हो आप, है ना, किसी की पूजा पाठ ऐसे बोलते हो कि ऐसे करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, पर एक्चुअल में तो ट्रीटमेंट ही ठीक करने वाला ना उसको, तो स्पिरिचुअल सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल, कैंसर के ट्रीटमेंट में इलाज में पैसा बहुत लगता है, मतलब, है ना, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो फाइनेंशियल फैमिली के सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कर्जे की वजह से भी कई बार दिमाग में टेंशन हो जाती है, तो ट्रीटमेंट है वो फिर सफल नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या करेंगे, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे।